बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं जी, और सैलरी के ऊपर हमने काफ़ी सारी गुफ्तगू कर ली है और हम पहुंच गए थे प्रोविडेंट फंड को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। एक दो फंड और लिखे हुए हैं यहाँ पर जो एज अ फॉर्मेलिटी हमने उनको भी गो थ्रू करना है, लेकिन उससे पहले एक मेन काम दोबारा आ रहा है जहाँ से एग्जामिनेशन का मेन कंटेंट है, उसको पहले पढ़ते हैं। और बाद दफ़ा तो उसमें से सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, छोटा 5-7 मार्क्स का सेपरेटली एक क्वेश्चन एग्जामिनर उसमें से ड्रॉ कर लेता है। दैट इज सेक्शन 14, एम्प्लॉई शेयर स्कीम। कर दें एम्प्लॉई शेयर स्कीम। सैलरी की डेफिनेशन में हमने पढ़ी थी ये बात कि जो एम्प्लॉई शेयर स्कीम से भी जो डाटा आएगा, जो पैसों का फायदा पहुंचेगा, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज सैलरी। तो सबसे पहले इसके ये वो टॉपिक है जिसमें से 5-7 नंबर का सेपरेट क्वेश्चन भी बन जाता है। तो सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एम्प्लॉई शेयर स्कीम। एम्प्लॉई शेयर स्कीम कहते किसको है? एम्प्लॉई शेयर स्कीम मीन्स एनी अरेंजमेंट under which a company may issue shares to an employee of the company or an employee of an। अब असल में एग्जाम पर्पज के लिए तो यही पॉइंट नंबर 1 है। आपको पता है लॉ ने कम्प्रीहेंसिव होना है, फिर उसने कहा कि अगर कोई ट्रस्ट या इस तरह की चीज है तो उसके लिए भी नीचे नाम लिख दिया। The trustee of a trust and under the trust deed the trustee may transfer the share to an employee of the company। ये तो कम्प्रीहेंसिव करने के लिए मेन बात ये समझनी है कि अगर एक कंपनी मसलन डीजी सीमेंट अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करते हैं, तो जो बेनिफिट आ रहा है, आपको पता है मैंने एक डायलॉग में मतलब जस्ट याद कराने के लिए कहता हूँ कि एम्प्लॉयर से कोई भी बेनिफिट मिला तो सैलरी है, सिवाय उस ऑक्सीजन के जो हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सब कुछ सैलरी है। डीजी सीमेंट ने कोई शेयर दिए जिससे एम्प्लॉय को कोई फायदा हुआ। अब कितना फायदा हुआ, कैसे हुआ, आपको पता है ये रूल्स टेकअप कर लेंगे, वैल्यूएशन तो करवा लेंगे ना, वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, वो वाला काम अभी कर लेंगे। अभी हम मेन थीम पढ़ रहे हैं। डीजी सीमेंट ने अपने एम्प्लॉय को शेयर दिए, किसके? डीजी सीमेंट के, और एम्प्लॉय को उससे फायदा हुआ, फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ। दैट बेनिफिट इज ट्रीटेड एज सैलरी। हम कहते हैं डीजी कंपनी ने एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एम्प्लॉय ऑफ एन डीजी सीमेंट ने एमसीबी बैंक के एम्प्लॉयज को डीजी सीमेंट के शेयर दिए, यानी ताकि शायद इस तरह एम्प्लॉयमेंट से निकल जाएंगे। हमने स्कीम ऐसे लड़ाई, हमने कहा अगर अपने एम्प्लॉय को शेयर देंगे ना तो ये सैलरी में आ जाएगा। हमने कहा यार डीजी सीमेंट वाले एमसीबी वालों को दे देते हैं, एमसीबी वाले शायद डीजी वालों को दे देंगे, तो शायद ऐसे बच जाएंगे। उन्होंने ये वाला कहानी रोकी है, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एन एम्प्लॉय ऑफ एन एसोसिएटेड कंपनी। अब जो कंपनी हमारी एसोसिएटेड नहीं होगी वो तो हमारे कहने पे शेयर क्यों इशू करेगी? समझ आई ना, ये कम्प्रीहेंसिव करने के लिए। लेकिन नाम इसका हमने क्या रखा? एम्प्लॉई शेयर स्कीम। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को शेयर्स इशू करते, शेयर हम इशू करते क्यों हैं, इसकी कई सारी रीजन है। एचआर के लोग उसके ऊपर बातें करते नजर आते हैं कि यार देखें भाई, अगर आप एम्प्लॉयज को भी शेयर होल्डर बना देंगे तो जब आपके शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है या कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो जितनी खुशी ऑनर को हो रही है वो शेयर होल्डर होने के नाते एम्प्लॉय को भी हो रही है, तो एक हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। अदरवाइज एम्प्लॉय कह रहे तो यार हमें तो वही तनख्वाह मिली है, इतना पैसा हम आए थे तो ये था, अब यहाँ पहुंच गए हैं, हमें क्या फायदा हुआ, हमें तो तनख्वाह ही मिल रही है। तो जरा ये वाले जो ह्यूमन बिहेवियर्स हैं ये थोड़े एड्रेस हो जाएंगे एम्प्लॉय शेयर स्कीम इशू करने से। बात समझ आइए कि नहीं? अब रह गई कि इसकी कन्वर्जन कैसे करनी है। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को शेयर इशू कर दिए और इस इशुएंस में कोई बेनिफिट पास ऑन हो रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट, तो वो सैलरी में ऐड हो जाएगा।
अब इशू ये है कि बेनिफिट पास ऑन कितना हुआ और उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, या ये प्रोसेस चलता कैसे है। जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू करता है ना, तो आम तौर पर ये प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं, वो एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देता है, ठीक है ना। मसलन डीजी सीमेंट वालों ने अपने एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन दी कि वो एम्प्लॉयज जिनकी जॉब को 3 साल हो गए हैं, उन एम्प्लॉयज को हम 1000 शेयर इशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर शेयर, और अगर कोई ये शेयर लेना चाहता है तो अपना लेटर जाकर ले ले 100 रुपया जमा कराकर। जरा पहले बात को समझे क्या हुआ। एक अनाउंसमेंट की हमने एम्प्लॉयज में, नोटिस लगा दिया, वो एम्प्लॉय जिनके 3 साल हमारे साथ जॉब के मुकम्मल हो गए, उन्हें 1000 शेयर मिल रहे हैं 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और जो ये शेयर खरीदना चाहते हैं वो एक लेटर इशू हो रहा है, उसका नाम है ऑप्शन या राइट लेटर, वो 100 रुपए का लेटर मिल रहा है, ताकि स्टेशनरी कॉस्ट भी हमारी ना खर्च हो रही हो, या ये कह लें कि ताकि इररेलेवेंट लोग लेटर ले जाएं और शेयर इन्होंने लेने नहीं है, उसको कहते हैं ऑप्शन। अब इस वक्त शेयर की मार्केट वैल्यू है 50 रुपए, तभी तो एम्प्लॉय को कोई एडवांटेज नजर आएगा ना कि बीइंग एन एम्प्लॉय मुझे ये बेनिफिट हो रहा है। 50 रुपए वाली चीज कंपनी मुझे 15 रुपए की दे रही है बिकॉज मैं 3 साल पुराना एम्प्लॉय हूं, और वो लेटर जिससे मेरी एंटाइटलशिप क्रिएट होगी कि आई कैन अप्लाई फॉर 1000 शेयर, वो लेटर 100 रुपए का मिल रहा है। ठीक हो गई बात। What is share option? A share option or right is a right given to an employee to buy a share in a company at a price fixed on the day the option is granted. Price fix हो गई, क्वांटिटी भी फिक्स होगी, जाहिर है हम एक बेनिफिट दे रहे हैं, वरना तो जो अच्छे एम्प्लॉय होंगे वो तो कहेंगे जी मुझे 10 लाख शेयर दे दे। अगर ऐसे कहें जी जिसने जितने शेयर लेने, नहीं, ये जितने शेयर वाला काम नहीं है, ये तो कंपलसरी हमें बताने पड़ेंगे। जरूरी नहीं हमें हर एक को बराबर बराबर दे रहे हो, कोई क्राइटेरिया बना लेंगे, जिन लोगों का साल मुकम्मल हुआ उन्हें 500 शेयर मिल रहे हैं, या मैंने कहा जी जितने आपने ईयर हमारे साथ कंप्लीट किए हैं 500 मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हर एक की एंटाइटलमेंटशिप निकल आई है। जिसको 10 साल हो गए हैं उसको 5000 शेयर मिल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे भी हो सकता, कोई क्राइटेरिया, कोई सेटल्ड क्राइटेरिया हो गया, या हमने कहा कोई क्राइटेरिया सबको 1000 दे रहे हैं, व्हाटएवर, कोई भी क्राइटेरिया, प्राइस भी फिक्स हो गई है, ठीक है ना। फिर एक टर्म आ गई एक्सरसाइज ऑफ राइट। आप गए जाके 100 रुपया जमा कराया और वो लेटर रिसीव कर लिया, ठीक है ना। लेटर रिसीव कर लिया, जो लेटर आपको क्या दे रहा है, राइट दे रहा है कि अगर आप 15 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर खरीदना चाहें तो आपको मिलेंगे। वहां एक डेट भी लिखी होगी कि इस तारीख तक आपने ये फॉर्म फिल करके जमा करवाना है। Purchase of share, the shareholder can elect to exercise their right and buy share of the, जब ये एप्लीकेशन फिल करके, फॉर्म फिल करके 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से 7 चेक लगा के जमा करा देगा तो हम कहेंगे इसने अपनी ऑप्शन क्या कर ली है, एक्सरसाइज कर ली, ठीक है ना, इसने अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। और एक बंदा है वो जाके 100 रुपए जमा करा के लेटर ले आया, उसे बाद में लगा यार शेयर, मैं तो शेयर का कारोबार ही नहीं करता, ये तो बड़ी रिस्की बात है, मैंने तो कभी शेयर खरीदे नहीं है। उसका एक दोस्त आया, उसने कहा यार मुझे कंपनी ने ये दिए हैं शेयर, तो मैंने तो खरीदने नहीं। उसने कहा तुमने नहीं खरीदने, तुम ये लेटर मुझे दे दो, क्योंकि वो लेटर एक राइट क्रिएट करा है, अब आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। आपने 100 रुपए का लेटर लिया था, फर्ज करें 1000 शेयर की बात हो रही है, 1000 शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 50,000,
और उस लेटर की वजह से कितने के मिल रहे हैं। इसका मतलब है इस लेटर की वर्थ 35,000 है ना, इस कागज के एक टुकड़े की वर्थ क्या है 35,000 है। अब फर्ज करें अगर मैं किसी को दे रहा हूं तो ये 35,000 का बेनिफिट उसे हो रहा है। हो सकता है मैं कहूं कि नहीं भाई मैं तुम्हें फ्री क्यों दे दूं, तो कि यार अच्छा ठीक है 35,000 का फायदा हो रहा है, 15 तुम रख लो बाकी मैं। अब हम आपस में निगोशिएट कर ले जैसे भी। इस लेटर की ज्यादा से ज्यादा कीमत क्या हो सकती है, लेकिन जाहिर है 35,000 पे कोई लेगा नहीं। थ्योरेटिकली ज्यादा से ज्यादा कीमत क्या हो सकती है 35,000। 35,000 से नीचे नीचे भी कोई कीमत हो सकती है। तो बाद दफा सिर्फ ऑप्शन ही ट्रेड हो जाती है, इसी को आप बेच देते हैं कि यार एक बेनिफिट है मुझे मिल रहा है लेकिन मुझे चाहिए नहीं है। ये किसी भी चीज में होता है, लेकिन हम इस वक्त शेयर्स की बातें कर रहे हैं। हो सकता है जो लोग किसी ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर के साथ काम कर रहे हो वो कहते हो कि यार 10 साल के बाद आपको एक गाड़ी मिलेगी 50% प्राइस पे, ताकि जो एनर्जेटिक और अच्छे काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादा लंबे अरसे तक कंपनी के साथ काम करें। अब एक बंदे को 1 करोड़ रुपए वाली गाड़ी 50 लाख की मिल रही है, कहते मुझे तो गाड़ी की जरूरत नहीं है। कहते नहीं नहीं भाई जरूरत है नहीं है, तुम गाड़ी तो लो ना, 50 की लेके मार्केट में बेच दो। बात समझ आ रही है। ये वही वाली बात है, हो सकता है आपको शेयर चाहिए ना हो। हैदर मेरे पास सुनिए आप। अच्छा जी, if the exercise price is lower than the current market price per share, the right has some value and shareholder can sell the right to another investor and get some profit. और अगर मार्केट से ज्यादा का मिल रहा होगा तो लेगा कौन भाई। मार्केट में शेयर है 50 रुपए का, हमने कहा क्योंकि आप हमारे बड़े अच्छे एम्प्लॉय हैं इसलिए हम आपको 50 की बजाय 75 रुपए का शेयर दे रहे हैं। वो कहेंगे वाकई हम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं। बात समझ आ रही है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ एम्प्लॉय को एक बेनिफिट देना मकसद है, एक हार्मनी क्रिएट करना मकसद है, एम्प्लॉय को ये फीलिंग देना मकसद है कि वो भी ऑनरशिप की फीलिंग फील करे कंपनी के बारे में। तो हम उसे बाद दफा तो ये शेयर फ्री देंगे बिल्कुल, या कोई छोटी सी एक एक्स अमाउंट ले लेंगे। तो ये इंतहाई सब्सिडाइज ही होगी ट्रांजैक्शन, जिसकी वजह से राइट की वैल्यू निकल आएगी। ठीक होगी ना बात। अच्छा जी 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 लेबर ही होगी, सारे लोग एम्प्लॉय हैं, लेबर भी एम्प्लॉय है, ठीक है ना, सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स नहीं है, लेबर भी इसमें शामिल है। इस तरह एक लेटर पर लिखकर हम ये बात बता देंगे, ये वही सारी बात लिखी है कि 5,000 शेयर मिल रहे हैं, इतने का मिल रहा है, ये डेट है, ये इस तरह का एक लेटर आ जाएगा। अब हमने देखना है कि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बातें हैं। एक तो ऑप्शन, ऑप्शन किसको कहते हैं, राइट गिवन टू एन एम्प्लॉय टू बाय अ शेयर इन द कंपनी एट अ फिक्स प्राइस। नंबर 2, ऑप्शन एक्सरसाइज का क्या मतलब है, जब उस बंदे ने पैसे जमा करा दिए। और तीसरी बात है सेल ऑफ शेयर। ये 3 इवेंट हैं जिसे हमने देखना है टैक्सेशन के एंगल से, कि अगर एक बंदे को ऑप्शन मिली है तो कितना टैक्स लगेगा, और अगर उसने शेयर खरीद लिए हैं तो कितना टैक्स लगेगा, और अगर जब उसने ये शेयर बेच दिए हैं तो क्या होगा। ये 3 इवेंट हैं अलग अलग जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। इससे रिलेटेड 3 बातें क्रिएट, जैसे हम कहते हैं ना जी गाड़ी दे दी एम्प्लॉयर ने तो क्या इश्यूज क्रिएट हुए। हमने कहा यार एक गाड़ी दे दी एम्प्लॉयर ने, इशू क्रिएट हुआ। एक पेट्रोल कौन दे रहा है, दूसरा इशू क्रिएट हुआ। गाड़ी को ड्राइव कौन करेगा, तीसरा इशू क्रिएट हुआ। इनकी टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। ऐसे ये 3 बातें आ गई। वो कहता है टैक्सेबिलिटी एट ग्रांट ऑफ राइट और ग्रांट ऑफ राइट और ऑप्शन का मतलब है ये वाला लेटर आपको मिल गया है 100 रुपए का, जाकर आप ये 100 रुपए तो मैं वैसे ही मुहावरतन बोल रहा हूँ ना, कोई भी एक्स अमाउंट, और हो सकता है फ्री मिल रहा हो, ये मिल गया आपको। वो कहता है व्हेन एन एम्प्लॉय इज ग्रांटेड एन ऑप्शन और राइट टू एक्वायर शेयर अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, नो अमाउंट इज चार्जेबल टू। लेटर पे लिखा हुआ है कि जनाब आपको 1000 शेयर मिल रहे हैं जो कि फ्री मिल रहे हैं, या शेयर की कीमत है 50 रुपए, आपको 10 रुपए का मिल रहा है, 15 रुपए का मिल रहा है, लेकिन अभी आपने शेयर लिए नहीं है। राइट आपकी जेब में, आपने
एक्सरसाइज नहीं किया। राइट आपकी जेब में है, ना आपने बेचा है ना एक्सरसाइज किया। ये वाला सिनेरियो डिस्कस हो रहा है, ना आपने बेचा है ना एक्सरसाइज किया और ईयर एंड आ गया। क्योंकि आपको पता है ना, हिसाब तो हम ईयर एंड पे ही लगा रहे हैं ना, बाकी ड्यूरिंग द ईयर सारा हर वक्त तो नहीं हम हिसाब लगा रहे ना। ईयर एंड आ गया, कंपनी ने आपको ऐसे, देखिए कंपनी ने आपको राइट दिया कि भाई आपने 1000 शेयर आपको मिल रहे हैं और आपने शेयर परचेज करने हैं टिल 15 जुलाई 2023। अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं 30 जून 2023 की। ये वाला लेटर आपको मिल गया था 1 जून 2023 को। 1 जून 2023 को मिला कि यार अगले 1.5 महीने में 45 डेज में अगर आप फिल करके जमा करा दें तो जनाब आपको ये शेयर मिल रहे हैं। बीच में ईयर एंड ये आ गया, आपकी जेब में राइट मौजूद है, ना बेचा है ना एक्सरसाइज किया है, वो कहते हैं नो टैक्स। क्योंकि अभी कोई बेनिफिट आपको मिला नहीं है, ठीक है ना। नो बेनिफिट इज ड्राइव्ड बाय द एम्प्लॉय बाय अ मेयर ग्रांट ऑफ ऑप्शन। पहला सिनेरियो हो गया, ताकि एग्जामिनर अगर कंफ्यूज करे तो आपको अलग अलग बातें पता हो। ठीक होगी बात, वही मैंने बात। मिस्टर असलम इज एन एम्प्लॉय ऑफ बेस्ट फूड लिमिटेड। Company granted him an option to purchase 1000 share on 25th June 2020 at the rate of 10 per share when market value was 50 per share. Mr. Aslam can exercise option till 5th July 2020. इसका मतलब है टैक्सेशन का ईयर कौन सा क्लोज हुआ है? 30 जून 2020 भाई, 20 क्लोज हुआ। 25 जून को हमने लेटर दिया कि 5 जुलाई तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके दरमियान में ईयर एंड आ गया। कैलकुलेट द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी ड्यू टू अबव ऑप्शन। अब जाहिर है किस साल की बात हो रही है? 2020 की बात हो रही है, ठीक है ना। No amount will be added to the salary because as per provision of the Income Tax Ordinance 2001, value of right or option to acquire share under an employee share scheme granted to an employee shall not be chargeable to tax. सिर्फ हमें लेटर मिला है, अब मेरा राइट है, आई कैन बाय और आई कैन सेल माई राइट, लेकिन इनमें से कोई भी इवेंट नहीं हुआ, तो क्या पता चला? कोई टैक्सेशन नहीं है। अच्छा जी, टैक्सेबिलिटी एट डिस्पोजल ऑफ राइट। मैंने शेयर नहीं खरीदे, मैंने वो लेटर ही सेल कर दिया है इस वाली टेक्निक वाले के लिए। तो किसी एक ने कहा कि यार देखो 35,000 का प्रॉफिट है ना, 20,000 तुम ले लो मेरे से राइट के, बाकी 15,000 का बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। मैंने कहा ओके। अब बेनिफिट मिल गया है एज एन एम्प्लॉय। ये जो 20,000 मैंने कमाए हैं, क्यों कमाए हैं? ड्यू टू एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इसका जिम्मेदार कौन था? एम्प्लॉयर था। एम्प्लॉयर ने मुझे एक ऑप्शन दी, वो कहता है फिर ये सैलरी है। बेनिफिट तो एम्प्लॉयर की वजह से, मेरी कोई विजिलेंस इन्वॉल्व नहीं हुई है, मेरा कोई स्किल सेट इन्वॉल्व नहीं हुई है, मेरा कोई डिसीजन इन्वॉल्व नहीं हुआ, एम्प्लॉयर की वजह से हो रहा है सारा कुछ। If right or option is disposed of by the employee instead of exercising it, amount chargeable to tax under the head salary shall be worked out as follows. Consideration received for disposal less employee cost of right or option। वो जो 100 रुपए की बात हो रही थी, इसीलिए मैंने वो 100 रुपया इनकॉर्पोरेट किया। हो सकता है यहाँ कोई कॉस्ट ना हो तो जीरो हो जाएगा, गेन आ गया, लेकिन गेन जा किधर रहा है? टैक्सेबल चल रहा है। बात समझ आई है? पहला पॉइंट क्या है? सिर्फ राइट मिला है, सिर्फ राइट मिला है, कोई टैक्स नहीं है। राइट मिला और हमने बेच दिया, शेयर नहीं खरीदे,
जितने कंसिडरेशन, जितने का वो राइट लेटर बेचा है, और अगर कोई पैसे दिए नॉमिनल से होंगे, अगर कोई पैसे दिए हैं, बाद दफा दिए ही नहीं होंगे सवाल में पैसे, तो माइनस कर देंगे अगर कोई पैसे हमने लेटर देते वक्त दिए हैं, बाकी टैक्सेबल सैलरी में आ जाएगा। अच्छा जी, Mr. Aslam is an employee of Best Food Limited Company, granted him an option to purchase 1,000 shares on 25th June 2020 at 10 rupees per share, when the market value of share 50 per share. On 29th June 2020, Mr. Aslam sold option for rupees 15 per share. कितने शेयर की ऑप्शन मिली थी? 1000। इसका मतलब उसने 15,000 का ये लेटर बेच दिया, ठीक है ना? कितने का लेटर लिया था? नो, नहीं गिवन, कोई पैसे नहीं। 10 रुपए का तो शेयर मिलना था, अगर शेयर लेते तो 10 रुपए का शेयर मिलना, शेयर तो लिया नहीं हमने, क्या मतलब है? लेटर फ्री मिला हुआ था। तो कंसिडरेशन रिसीव्ड कितनी आ रही है? 15,000, ठीक है ना? माइनस 0, गेन कितना आ गया? 15,000। 15,000 विल बी एडेड टू द सैलरी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर यही कहता कि वो ये लेटर लेते वक्त 100 रुपया दिया था, फिर 14,900 जा रहा होता। दो केसेस हो गए पूरे। खाली लेटर मिला है, नो टैक्स। लेटर मिला था, हमने लेटर ही बेच दिया है। कंसिडरेशन रिसीव माइनस कॉस्ट पेड, रिमेनिंग विल बी एडेड टू सैलरी। इशू ऑफ शेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन। अब हमने क्या किया? शेयर खरीद लिए, राइट एक्सरसाइज कर दिया। पहला केस था, अभी राइट लिया है, एक्सरसाइज भी नहीं किया, सेल भी नहीं किया। दूसरा केस आ गया, राइट एक्सरसाइज करने की बजाय सेल कर दिया। तीसरा केस आ गया, राइट एक्सरसाइज कर दिया। When an employee exercise an option and share are issued to an employee under an employee share scheme, the amount chargeable to tax under the head salary for that year shall be calculated as follows. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर एट द डेट ऑफ इशू। जिस दिन शेयर आपको इशू हुए हैं, ये एक अहम बात है, अब एग्जाम वहां देखना है हमने। बाद दफा एग्जामिनर फेयर मार्केट वैल्यू में ही आपको कंफ्यूज करेगा। फेयर मार्केट वैल्यू राइट के टाइम पे क्या थी, या इशू के टाइम पे क्या थी, या अब इस वक्त टू डे क्या है? हमें सिर्फ ये चाहिए, ये दोनों कंफ्यूज करने की बात हो रही है। लॉ कह रहे हैं जिस दिन आपको शेयर अलॉट हुए ना, और उन शेयर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब शेयर आपके हुए, आप बेचना चाहते हैं 1 सेकंड में बेच दें, वो वाली डेट, उस दिन के शेयर की कीमत माइनस। अब आपकी कॉस्ट क्या आ सकती है? 2 हो सकता है, लेटर लेने की भी कॉस्ट हो और शेयर लेने की भी कॉस्ट हो सकता है लेटर लेने की कॉस्ट ना हो, शेयर लेने की कॉस्ट हो सकता है दोनों ही कॉस्ट ना हो, एम्प्लॉय ने सारा कुछ फ्री दिया हो, सिर्फ देखना है आपकी कॉस्ट क्या आ रही है। 2 ही कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें, एक लेटर लेने की कॉस्ट, एक शेयर लेने की कॉस्ट। अच्छा, एक और भी बात ख्याल ध्यान में रखनी, लेटर लेने की कॉस्ट जनरली, वैसे तो हम वहां से वर्डिंग पिक करनी है हमने, जनरली सारे शेयर की एक कॉस्ट है। जैसे हम कहते हैं 100 रुपए का लेटर मिल रहा है, शेयर लेने की कॉस्ट जनरली पर शेयर होगी, उसे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये फैसला लैंग्वेज से ही पता चलेगा, उसूल नहीं है, टैक्स का उसूल नहीं है। क्या बात डिस्कस हो रही है? अगर शेयर लेने के लिए राइट एक्सरसाइज कर दिया है और रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, जिस दिन आपको शेयर मिले आप अगले 2 मिनट में बेच दें, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जो आपकी कॉस्ट आ रही है, रिमेनिंग इज योर सैलरी। मसलन जी क्या देखना है? फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ परचेज यानी कॉस्ट ऑफ शेयर। Mr. Kamran paid 500 to acquire the right to purchase 1,000 share.
He exercised the right on 31st May 2020 by paying 50 per share when the market value was 85 per share. अच्छा, जब ऐसे लिखा ना तो हमारी assumption क्या है? वरना लॉ अगर कोई बात बता दे, लॉ ने तो ये बता दिया हमें, कोई लैंग्वेज से पता चले कि शेयर किस दिन मिले हैं तो फिर उस दिन की प्राइस देखनी है, वरना हमारी assumption हमेशा जैसे है, हमने 50 पर शेयर ले लिया है, ठीक है, किस दिन? 31 मई को। इसका मतलब 31 मई को शेयर मिल गया हमें। अगर इशू की डेट मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है जिस दिन आपने पैसे पे किए उसी दिन शेयर मिल गया, ठीक है ना। पहली बात, सबसे पहली बात सवाल को ब्रेक डाउन करके सोचना है। क्या पूछ रहा है? कौन से टैक्स ईयर की बात पूछ रहा है, ठीक है ना। मसलन यहाँ पहले तो इसको एज इट इज सॉल्व करते हैं। राइट कब एक्सरसाइज किया? 31 मई 2020 को। इसका मतलब है 30 जून 2020 वाले टैक्स की बात हो रही है ना, 30 जून 2020। क्या चाहिए मुझे? फेयर मार्केट वैल्यू। किस तारीख की? जिस दिन शेयर इशू हुए। अब शेयर इशू नहीं लिखे हुए, इसका मतलब है 31 मई 2020 की ही फेयर मार्केट वैल्यू चलेगी। कितने शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू उठाऊं? 1000 की। कितनी थी? 85,000 फेयर मार्केट वैल्यू। इसमें से मुझे कॉस्ट माइनस करनी है। एक है ऑप्शन लेने की कॉस्ट, लेटर की कॉस्ट पर शेयर है कि टोटल है? टोटल 500 है। और कॉस्ट ऑफ शेयर, लेकिन वो पर शेयर है, 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 50,000, ठीक है ना। इसका मतलब है टोटल कॉस्ट हो गई 50,500 की, और इन दोनों का डिफरेंस क्या गेन आ गया? 34,000। दिस विल बी एडेड टू फॉर ईयर। क्लियर हो गई बात? कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं है। अच्छा जनाब, अगर शेयर हमने बेच दिए हैं तो 85,000 एक आ गया, 500 एक आ गया, 50 ये आ गया, तो 40, ये गलत लिखा, 34,000। क्लियर हो गई बात? दिस विल बी एडेड टू सैलरी। अच्छा जी, जी बिल्कुल कर सकते। नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, नॉर्मली शेयर भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, फ्री दे देता है एम्प्लॉयर, ठीक है ना। हमने लेना क्या है? हमने लेना है भाई फेयर मार्केट वैल्यू, और अगर एम्प्लॉय से कोई पैसे लिए, अगर नहीं लिए तो सब जीरो हो जाएगा, फिर 85,000 ही आ जाएगा। सर लेटर वाले केस में कोई भी टैक्स लेटर वाले केस में फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फिर सारे कुछ भी ये सारा ही है, नहीं सारा ही होगा ना। तीन फेजेस बना दिए ना हमने, आप इसी से चलिए। यहाँ पहली सिचुएशन ये सिर्फ राइट लेटर मिला है, ठीक है ना, और 30 जून आ गई है, 30 जून 2020 आ गई है। फर्ज करें कुछ भी नहीं करना था, लेटर मिला था, लेटर बेच दिया, तो देखना है कितने का बेचा है और कॉस्ट माइनस करनी थी। अगर फ्री मिला था तो जितने का बेचा है सारा ही सैलरी बन जाना था। और एक हमने लेटर नहीं बेचा, शेयर खरीद लिए हैं, फिर वही देख रहे शेयर बेचे कितने के हैं, कॉस्ट कितनी थी। शेयर बेचे कितने के हैं और कॉस्ट कितनी थी, दैट विल बी ट्रीटेड एज सैलरी। 3 केसेस आ गया। अब यहाँ सम टाइम एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। मतलब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा एडिट करता हूँ, ठीक है ना। हम कहते हैं यार लेटर इशू किया है 31 मई को और उसने ऑप्शन एक्सरसाइज की है 15 जुलाई को, और नीचे आपसे पूछते 2020 की टैक्सेशन और 21 की टैक्सेशन।
अगर 20 की पूछते तो ये वाला सिनेरियो बनना था। नथिंग विल बी एडेड क्योंकि ऑप्शन है तो एक्सरसाइज नहीं है, नो सर, क्योंकि उस साल में तो कुछ नहीं हुआ। और अगर फैक्ट यही रहते, फिगर्स यही रहती, तो 21 में ये वाली सैलरी जा रही होती। कुछ बात समझ आई है? अच्छा जरा गौर कर लें, एक बात पे तवज्जो कर लें, यहाँ हमने शेयर बेचे हैं या नहीं बेचे, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एम्प्लॉय ने अभी शेयर नहीं बेचे हैं, तब भी 34,500 सैलरी में चला गया है क्योंकि एक बेनिफिट एक्रू हो गया। ठीक है ना, एक बेनिफिट एक्रू हो गया। अब बाद में जिंदगी में एम्प्लॉय शेयर बेच देता है, उस वक्त दोबारा एक कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना। अब एक चैप्टर भी हमने इसके फौरन बाद पढ़ना है, कैपिटल गेन्स। शेयर खरीदना, शेयर बेचना कवर्ड अंडर कैपिटल गेन। जब हम कैपिटल गेन की वो पढ़ेंगे ना स्कोप, तो हम पढ़ेंगे कि किसी कंपनी के शेयर खरीदना, शेयर बेचना इज अ कैपिटल गेन। कहेंगे सर अभी तो आप सैलरी कह रहे हैं, फिर आप कैपिटल गेन कह रहे हैं। अब जरा फर्क समझे, मेरी मर्जी से शेयर खरीदना और मेरी मर्जी के वक्त पर शेयर बेचना, मेरे डिसीजन से ये काम हो रहा हो तो कैपिटल गेन है, एम्प्लॉयर के डिसीजन से हो रहा हो तो सैलरी है। ये तो एम्प्लॉयर ने डिजाइन करके मुझे दे दी, इसमें मैंने तो कुछ नहीं किया। इसलिए लॉ कहता है भाई एक दफा सैलरी में डाल देंगे कितने पैसे, 34,500। अब मैं यही लिंक करने लगा, जरा एक तवज्जो कर ले। ये शेयर कब खरीद लिए थे इसने, 31/5/2020। अब इसने खरीद लिया शेयर, रखे अपने पास, रखे। अब इसने ये शेयर लाकर बेचे हैं, एक्चुअल सेल। फर्ज कर लें इसने ये शेयर बेचे हैं 15 जून 2023 को। तवज्जो रखनी है आपने। 2020 में हमने सैलरी में ऐड कर लिए थे कितने पैसे, 34,500। अब ये शेयर बिके हैं, फर्ज किया 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से। इस तारीख तक 31/5/2020 तक मेरी डिसीजन मेकिंग नहीं चल रही थी, मेरे एम्प्लॉयर की डिसीजन मेकिंग चल रही थी। 34,500 चला गया सैलरी में। अब मेरी मर्जी मैं शेयर होल्ड करूं या बेचूं, अब मेरी मर्जी। जब ये काम मेरी मर्जी से हुआ तो कैपिटल गेन में चला गया, सैलरी से निकल गया। उस चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ क्लू दे रहा हूँ क्योंकि लिखी हुई नजर बातें आएंगी, वरना अप्रोप्रिएटली तो हमें इसे पार्क करना चाहिए और फिर उस चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। अब शेयर बिके 200 रुपए के हिसाब से या 150 रुपए के हिसाब से। कितने शेयर लिए थे हमने, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 200, लेट्स अज्यूम 2 लाख रुपए के शेयर बिके। अब लॉ इस वक्त हमें क्या बात समझाना चाह रहा है, लॉ कहता है यार अब ये शेयर कैसे ट्रीट होंगे। ठीक है ना, 2 लाख की चीज बिकी है, ये तो पता चल गया। वो कहते हैं इसमें से माइनस क्या करें, वो कहता है कॉस्ट में से माइनस करें 2 चीजें। बाद में मैं एक कर दूंगा आपको। एक तो जितने का शेयर खरीदा था, कितने का खरीदा था, 50 रुपए, और एक जितने पैसे सैलरी में टैक्स करवाए हैं, 34,500 को भी तकसीम कर लेना, पर शेयर पे ले। और अगर टोटल चल रहा है तो टोटल कर लें। एक 50,500 ये थे, इधर तवज्जो रखें जरा, एक 50,500 ये थे और एक 34,500 थे, इन दोनों को ऐड कर लें। बस 85,000, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 85,000 बन जाएंगे। ये वही है जो उस वक्त की फेयर मार्केट में। असल में ऐसे सोचें, ये शेयर था, ये अपनी फेयर मार्केट वैल्यू तक एम्प्लॉयर की मर्जी से जा रहा था, ये सैलरी में टैक्स होगा अगर कोई बेनिफिट है, इससे ऊपर जितना भी आएगा
ये कैपिटल गेन में जाएगा, इससे ऊपर। तो अब डायरेक्टली भी इस 2 लाख में से 85,000 माइनस कर दें तो एक ही बात है, 1,15,000 का गेन कैपिटल गेन में गया। जिस दिन शेयर आपको अलाउ कर दिए गए, जिस दिन शेयर आपको अलाउ कर दिए गए, बेचने या बेच दें, आप बेचें ना बेचें, वहां तक का गेन एक दफा सैलरी में चला जाएगा। और अगर आपने एक्चुअली भी बेच दी है तो फिर तो कहानी खत्म होगी, अगला इवेंट तो होना ही नहीं है, कैपिटल गेन तो होना ही नहीं है। इसी दिन सैलरी के अंडर शेयर आए थे, आप बेच के फारिग हो गए। इन शेयर की रीजन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था, इसीलिए सैलरी में टैक्स हो गए, कहानी खत्म। लेकिन अगर आपने उस तारीख को असल में शेयर ना बेचे और बाद में असल में शेयर बेचे, तो जिस साल बेचेंगे उस साल कैपिटल गेन की कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी। उस वक्त कॉस्ट कितनी लेनी है, जो इस वक्त की फेयर मार्केट वैल्यू है। या लॉ इसे पता है ऐसे नहीं लिखेगा, इस वक्त आपको पता है लॉ आसान बात नहीं करता ना, उल्टी बात करता है, ठीक है ना। लॉ पता क्या कहेगा, जितनी की शेयर ये थी ये जमा जितना गेन टैक्स करवाया, जब इन दोनों को जमा कर रहे हैं तो यही निकल रहा है। यानी ऐसे कहिए शेयर की कीमत कितनी आई थी फेयर मार्केट वाली, 85 से ऊपर जितने का शेयर बिकेगा ये कैपिटल गेन है। 85 तक आने में जो गेन है वो सैलरी। बात समझ आ रही है, क्योंकि 85 तक आपको एम्प्लॉयर उंगली पकड़ के लाया, आपका डिसीजन नहीं इन्वॉल्व हो रहा। 85 से नीचे जाएगा तो उस वक्त कैपिटल गेन की जगह लॉस भी आ जाएगा। अच्छा जी, सॉरी अच्छा डिविडेंड, ये जब हम सारे हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे ना, अब अलग अलग बातें समझे, अलग अलग बात। अच्छा आपने सवाल अच्छा पूछा, शेयर खरीदा और बेचा, इसमें जो डिफरेंस है, अगर ये एम्प्लॉयर की मर्जी से ड्राइव हो रहा है तो सैलरी है, अगर मेरी मर्जी से ड्राइव हो रहा है तो कैपिटल गेन है, और अगर बीच में कोई डिविडेंड आ रहा है तो वो अदर इनकम है। ठीक है ना, मैंने शेयर खरीदे हैं, मैंने शेयर बेचे नहीं, अब कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है, मुझे डिविडेंड में जो भी चीज मिल रही है वो अदर इनकम है। ठीक है ना, अगर ये शेयर मैंने खरीदे हैं और बेचे हैं, लेकिन ना खरीदते वक्त मेरी मर्जी चल रही थी ना बेचते वक्त मेरी मर्जी चल रही है, एम्प्लॉयर की मर्जी से ड्राइव हो रहा है, या जहां तक एम्प्लॉयर की मर्जी से ड्राइव हुआ है वहां तक सैलरी और उससे आगे कैपिटल के। ठीक है ना, तो असल में तो वो जो हम बार बार कह रहे हैं ना हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं, आज रोज हर दफा का लेक्चर का मेरा पहला डायलॉग क्या है, आजकल हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं। तो यही आर्ट सीख रहे हैं कि जब कोई गेन आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा। तो आज हमें एक बात समझ आई है कि यार गेन जो है ना, अगर स्प्लिट होके आ रहा है, एक लेवल तक का गेन एम्प्लॉयर की वजह से आया, उससे अगला मेरे डिसीजन से आया। मसलन एम्प्लॉयर ने मुझे सस्ते शेयर दे दिए थे, 85 रुपए तक का गेन एम्प्लॉयर के खाते गया, लेकिन मैंने शेयर नहीं बेचे, मैंने शेयर होल्ड कर लिया। अब यहां से मेरी डिसीजन मेकिंग शुरू हो, जैसे ही मेरी डिसीजन मेकिंग शुरू हुई कैपिटल गेन में चला गया। अभी मैं आज इससे ज्यादा जाना नहीं चाह रहा आगे, वरना एक लफ्ज ऐड करना हो ताकि ये वाला लफ्ज आपका क्लियर हो जाए। एम्प्लॉयर ने आपको शेयर इशू किए और जिस दिन शेयर इशू किए ना उस दिन 85 रुपए की मार्केट वैल्यू थी, लेकिन साथ ही एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी आपके ऊपर कि आप 3 साल तक ये शेयर बेच नहीं सकते। 3 साल के बाद जब उस रिस्ट्रिक्शन से बाहर आए तो शेयर की कीमत हो चुकी है 150 रुपए। अब 150 तक एम्प्लॉयर ही उंगली पकड़ के लाया, तो अब 150 तक सैलरी रहेगी। जहां तक एम्प्लॉयर मेरी उंगली पकड़ के चलेगा वहां तक सैलरी है, और जहां से मैं खुद अपने डिसीजन से चलूंगा अब कैपिटल गेन अराइव होगा। बात समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉय शेयर स्कीम। 4 केसेस बनाने थे, 3 हमने टच किए हैं, चौथे को दानिस्ता नहीं टच करे ताकि गैप आ जाए, और आप पढ़ना तो आपने है नहीं जाके, तो लेकिन चलो हम एजम्पशन ले रहे हैं कि आप पढ़ेंगे, तो आप यहाँ तक पढ़ कर आए। ठीक है ना, सबसे पहला काम हमने किया एम्प्लॉय शेयर स्कीम की डेफिनेशन पढ़ी है, फिर हमने पहला केस बनाया है कि खाली ऑप्शन मिली है, सेल नहीं कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं किया, ऑप्शन एक्सरसाइज कर दी तो
तो शेयर आ गए। इससे पहले हमने पढ़ा ऑप्शन ही हमने उठा के सेल कर दी, ठीक है ना। एक बेनिफिट था, हमने कहा हमने शेयर नहीं खरीदने, हमने वो लेटर ही बेच दिया, तो तब भी सैलरी में चला गया, लेकिन जाहिर है गेन की कैलकुलेशन और तरह हुई। शेयर के पैसे हमें नहीं पड़े, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी लेटर के पैसे पड़े थे। हो सकता है लेटर भी फ्री हो। फिर आ गया, अगर हमने शेयर खरीद लिए हैं और शेयर पर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, तो जिस दिन शेयर मिले हैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। हमने कहा सर ये तो पता ही नहीं लगा कि शेयर किस दिन मिले हैं, तो इसका मतलब है जिस दिन पैसे पे किए उस दिन ही मिल गए हैं। बात समझ आ रही ना। ये सारी बातें आपने इसी तरह नोट रखनी है। एग्जाम में आप इन्हीं बातों से कंफ्यूज होते हैं कि जी फेयर मार्केट तो वैल्यू लेनी थी सर जिस दिन शेयर मिले हैं, ये तो लिखा ही नहीं था शेयर किस दिन मिले हैं। इन्हीं उसको अल्टरनेटिव बताया जा रहा है कि फिर जिस दिन आपने पैसे दिए हैं उसी दिन शेयर मिल गए हैं। लेकिन अगर पैसे देने की डेट भी लिखी हो और शेयर मिलने की डेट भी लिखी हो और दोनों की फेयर मार्केट वैल्यू लिखी हो, तो जिस दिन शेयर मिले हैं, क्योंकि अभी हम पीछे रूल क्या पढ़कर आने हैं, लॉ ने कैसे लिखा है, when an employee exercise an option and share are issued to an employee under an employee share scheme, the amount chargeable to tax under the head salary for that year shall be calculated at fair market value of share at the date of issue। अगर एक्सरसाइज डेट और इशू डेट अलग अलग हो तो हमें इशू डेट रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर इशू डेट सेपरेटली मेंशन ना हो तो एक्सरसाइज डेट ही इशू डेट है। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलें।